हाय स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगी। तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ माय टॉपिक मैं आपको बताती हूँ हम यहाँ पे एकेडमिक ईयर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेनली जो फोकस रहेगा वो एनसीईआरटी पे रहेगा, बिकॉज बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी से ही डिजाइन होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, देन जो आपकी एक्सरसाइज के एंड में दिए होते हैं, जब आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तब हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम लर्निंग। इसी के साइड बाय साइड हम करेंगे जेईई एग्जाम्स की प्रिपरेशन एंड नीट के कुछ क्वेश्चंस। ओके, एंड आपके वीकली सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ करेंगे एंड असेसमेंट। इसका रिजल्ट्स आपके पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस हुआ करेगा एंड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज भी हुआ करेंगे टेस्ट। ओके, सो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ माय टॉपिक, क्या मेरे को बता सकते हो व्हाट इज सॉलिड और व्हाट इज मैटर? मैटर से बताओ, व्हाट इज मैटर? That occupies space and fixed volume and have mass. Okay, right? यही होता ना? So what are the three types of matter? solid, liquid, gas. Solid, liquid and gas. Okay. एक्चुअल में टाइप्स ऑफ मैटर 5 टाइप्स की होती है, बट वो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते, बट मैं आपको बता देती हूँ। इसकी 4th टाइप होती है मैटर की, प्लाज्मा एंड नेक्स्ट बोस आइंस्टाइन पार्टिकुलेट्स। तो आपको मेनली फोकस करना है यहाँ पे। तो सॉलिड हम स्टडी करेंगे फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज सॉलिड स्टेट। अगर आप अपना सेकंड चैप्टर देखो, व्हाट इज योर सेकंड चैप्टर? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड आपने 11th क्लास में थर्मो पढ़ी थी, वेयर वी डील विद गैसेस, थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो आप गैसेस पढ़ के आए हो। 12th में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन। फाइन, so can we tell me basic definition of solid? लिख लिया था? Define solid. Solid substances that have compact structure and their molecules are tightly packed. Right. तो हम basic definition पढ़ते हैं that solid have fixed shape, volume and mass. Right? और कोई पॉइंट सॉलिड के बारे में? सॉलिड्स आर रिजिड, लाइक ये सॉलिड है तो ये रिजिड है ना? ये शेप चेंज नहीं हो रही। एंड इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? गैसेस आर कंप्रेसिबल। जब हम एक जो होती है हमारी सोडा वाटर होता है, जब हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं कंपनीज में, तो क्या होता है, हम गैस को कंप्रेस करते हैं उसमें और गैस को फिल कर देते हैं, बट सॉलिड एक्चुअल में इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लाइक मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये रिजिड है, तो ये इनकम्प्रेसिबल होंगे। नेक्स्ट इज अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यू हैव एनी आइडिया अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? Forces exist between two molecules. Right. Forces existing between two molecules. तो ये इंटरनल फोर्सेस होती हैं, जो सपोज हमारे पास क्या है, NaCl, तो इस सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में जो फोर्स ऑपरेट हो रही है दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब जैसे
मेरे हैंड है तो मैंने अपने हैंड्स को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, सपोज इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है तो मेरे को यहाँ से भी कोई पुश कर रहा है, यहाँ से भी कोई पुल कर रहा है, ठीक है। तो जब इसको खींचेंगे तो मैंने इसे टाइटली होल्ड किया हुआ है, तो ये तो अलग नहीं होने वाले, सेपरेट नहीं होंगे, है ना। तो दैट मीन्स कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग सॉलिड में, क्योंकि अगर सॉलिड में फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो वो एटम्स को होल्ड करके रखेंगे, है ना। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे खड़े होके परफ्यूम को स्प्रे करते हो तो उसकी जो फ्रेग्रेंस होगी वो लास्ट तक जाएगी, क्यों जाएगी, बिकॉज पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है वो बहुत लेस है, तो लेस होने के कारण पार्टिकल वाइब्रेट करते करते उस कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे, ओके। बट सॉलिड में ऐसा नहीं होता, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। ऑल्सो intermolecular distance are small। तो अगर डिस्टेंस स्मॉल होगा तो वो टाइटली हेल्ड होंगे, एटम्स होंगे ना। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं, ठीक है। बट गैसेस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो पार्टिकल्स जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं वो इजीली ट्रैवल कर लेते हैं, ओके। और कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहो? पार्टिकल्स और एटम, एटम वर्ड से करेंगे। एटम वाइब्रेट, या फिर वाइब्रेट को क्या बोल सकते हो आप, ऑसिलेट वर्ड। एटम ऑसिलेट एट देयर मीन पोजीशन। इसका क्या मीनिंग है, जो सॉलिड, सपोज ये एक सॉलिड पार्टिकल है मेरे पास, तो यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट होंगे ना वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते रहेंगे, ठीक है। ये अपनी स्पेस जो होगी, ये अपनी पोजीशन जो होगी उनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, ये अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, सॉलिड, ओके। ये नोट कर लिया, आपकी बुक में भी गिवन है। These are the characteristics of solid. Now we have to classify the solid into two types. Solid को further classify किया गया, crystalline solid and amorphous solid. Do you know any example of crystalline solid? कोई भी crystal solid का example? क्या करो? Right. Both example are correct. तो देखो, first point, crystalline solid, they have regular arrangement of what? Atoms. And amorphous का क्या होता है, irregular arrangement। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, जब आपकी स्कूल की असेंबली होती है तो वहाँ पे क्या होता है, आपके टीचर बोलते हैं ना मेंटेन 1 हैंड डिस्टेंस, तो आप सब जो होते हो वो सीक्वेंस वाइज ऐसे करके लाइन बनाते हो, है ना। तो ये सारा क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है ये आपका। उसी तरह जब आपकी ब्रेक हो जाती है तो क्या होता है, 4 बच्चे यहाँ 4 यहाँ, है ना, ऐसे करते हो ना। तो ये कौन सा अरेंजमेंट है, इररेगुलर अरेंजमेंट। नाउ मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन अमोर्फस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, रेंज, इट शो रेंज। अब आप मेरे को बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड रेंज, क्या होगा। क्रिस्टलाइन जल्दी मेल्ट हो जाता है, मेल्ट तो करते हैं, बट शार्प से क्या मीनिंग है एंड रेंज से क्या मीनिंग है, फिक्स मेल्टिंग। जैसे यहाँ पे मेरा क्रिस्टलाइन का एग्जांपल है NaCl। जो NaCl है 810 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है, ओके। तो ये जो NaCl
लैब में प्रैक्टिकल करोगे ना, इट विल मेल्ट ओनली ऑन 810 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ पे क्या होता है, सपोज आप प्लास्टिक को मेल्ट कर रहे हो, ठीक है, तो प्लास्टिक को मेल्ट करोगे तो वो रेंज शो करेगा आपको, जैसे सपोज 250 टू 300, तो ये रेंज है, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट नहीं फिक्स है। जब आप लैब में ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो क्या होगा, ये कहीं भी जाके अपना मेल्टिंग पॉइंट शो कर सकता है, कहीं भी जाके मेल्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज क्लीवेज प्रॉपर्टी। आपने अपने घरों में NaCl का क्रिस्टल तो देखा ही होगा, होता है वो ब्लैक सॉल्ट वाला क्रिस्टल होता है कभी कभी घर पे। तो जब मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लीवेज करती हूँ, अगर मैं इनको कट कर देती हूँ तो क्या होता है, जो मेरे पास दो अलग अलग क्रिस्टल ऑब्टेन्ड होते हैं ना, उनका जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है, स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे आफ्टर क्लीवेज, आफ्टर क्लीवेज वी गेट स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। बट अमोर्फस के केस में क्या होता है, रफ सरफेस, रफ सरफेस। देखो ये क्रिस्टल है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया तो ये मुझे ऐसा सरफेस मिलेगा, इररेगुलर एंड रफ, ठीक है, कर दिया नोट। नेक्स्ट इज हीट ऑफ फ्यूजन। सो व्हाट इज फ्यूजन, व्हाट इज हीट ऑफ फ्यूजन? amount of energy required to convert solid to liquid state. Right. The energy required to convert 1 gram of solid into liquid state. तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कैसी होनी चाहिए दोनों की हीट ऑफ फ्यूजन? राइट, आपकी एनसीईआरटी बुक का दिखा रहे हैं। मैं आज आपको इंडेक्स क्वेश्चन भी करवा दूंगी। ओके, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन, दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, और इनके क्या होगी अमोर्फस की, नॉन डेफिनेट, यहाँ पे इनडेफिनेट है ना। ओके, अब हम यहाँ पे एक और चीज क्या डिस्कस करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोट्रोपी एंड एनिसोट्रोपी, नेचर, इनका नेचर कैसा है। सो amorphous solids are isotropic in nature. This topic is very very important, ठीक है, एग्जाम में आता है, ये बोर्ड एग्जाम्स में वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आया था 2013 और उसके बाद भी काफी बार रिपीट हो चुका है। सो आइसोट्रोपिक एंड दिस इज एनिसोट्रोपिक। सो ना बच्चे ये एग्जाम में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिस्टलाइन आइसोट्रोपिक है या एनिसोट्रोपिक है। तो आपको कैसे याद रखना है, ए फॉर अमोर्फस, बट अमोर्फस से आप सोचोगे कि एनिसोट्रोपिक होना चाहिए, बट एनिसोट्रोपिक नहीं होगा, ये आइसोट्रोपिक होगा, ठीक है। ऐसे करके ना कुछ रिलेट कर लिया करो, फिर आपको इजीली याद हो जाएगा। क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठे होते हो ना तो दिमाग में बड़ा प्रेशर होता है, तो कुछ भी अचानक से याद नहीं आता, जो याद होता है वो भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनको खुद से छोटे छोटे ट्रिक्स बनाया करो और माइंड में बिठाया करो, ठीक है। देखो अब आइसो मीनिंग सेम, ओके, तो क्या मतलब हुआ, इट हैज डिफरेंट values of some physical properties it has different value, oh sorry ये same है ना, it has same, आइसो से याद रखना आपको सेम, it has same
values of some physical properties. कोई भी नहीं चल रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या? लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, in all directions. So first of all, explain me what is refractive index. Refraction by lenses. हाँ, चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट। जब लाइट ट्रैवल कर रही होती है तो मीडियम चेंज होता है, तो पाथ चेंज होता है। पढ़ा ये था ना 10th में, पढ़ा आपने। तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये क्या बोलते हैं कि जो आइसोट्रोपिक नेचर होता है ना इनका, उनमें क्या होता है कि सेम वैल्यू होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सेम ऑल डायरेक्शंस में। तो मैं ये आपको बना के ड्रॉ करके बताती हूँ। चलो पहले इसका भी लिख लो ना, आइसोट्रोपिक। सेम आपको यही लिखना है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज in different direction. So ये लिखो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है मीनिंग। लिख ली? रब कर दूँ? देखो, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं NaCl क्रिस्टल का, ठीक है। अब NaCl का क्रिस्टल कैसे एग्जिस्ट करेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा पार्टिकल्स का। अब देखो, हमने क्या बोला था कि मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो कैसे डिफरेंट है? अगर मैं यहाँ से मेजर करती हूँ तो क्या आ रहा है यहाँ पे? नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, जब मैं यहाँ से मेजर कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बट अगर मैं इसी को यहाँ से मेजर करती हूँ तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। दैट मीन्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। उसी तरह आइसोट्रोपिक वाले में क्या होगा? अमोर्फस में पार्टिकल्स रैंडमली प्रेजेंट है, कहीं भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से मेजर करोगे, फिर ये यहाँ से मेजर करोगे तो क्या होगा? कुछ पता तो लग नहीं रहा, तो हम एवरेज निकालेंगे इनकी। तो जब एवरेज निकालते हैं तो एवरेज तो साइड साइड सेम होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगी? सेम प्रॉपर्टीज। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, आप किसी फंक्शन में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है? जब खाना खा रहे होते हैं तो भीड़ हो जाती है सारी तरफ, तो आप चाहे इधर देख लो चाहे उधर देख लो, तो सारा ही सेम आपको लग रहा है कि जहाँ पे जैसा वहाँ पे व्यू है वैसे ही वहाँ पे व्यू होगा, तो ये सेम होगा इस टाइम का। अब एग्जांपल्स देखो, और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? KMnO4 क्रिस्टल बताया आपने, है ना। NaCl, कैल्शियम फ्लोराइड, KMnO4, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स में क्या क्या आता है हमारे? टेफ्लॉन, पॉलीथीन एंड पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीथीन,
टेफ्लॉन, बेकलाइट, कुछ भी हो सकता है, बड़े सारे पॉलीमर्स हैं। और फाइबर्स, ग्लास आ जाता है इसमें, ठीक है। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। हाँ जी, क्या बनाता है क्वार्ट्ज से? लैब में हो कभी प्रैक्टिकल किए? वॉच में वॉच में भी होता है, और आपकी लैब में जो अपरेटस होते हैं ना, बीकर्स वगैरह, वहाँ पे भी क्वार्ट्ज यूज होता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है आपको ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं क्वार्ट्ज किस कैटेगरी में आता है एंड क्वार्ट्ज ग्लास किस कैटेगरी में आता है। तो ये याद रखना, ग्लास वाला एग्जाम्पल अमोर्फस का है और सिंपल क्वार्ट्ज जो है वो एग्जाम्पल किसका है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है। लिखिए, कर दो ना। और कोई टॉपिक है बुक में? एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। आपने किसी पुराने घर की विंडोज को देखा होगा, तो क्या होता है वहां पे जो विंडोज होती है ना, कुछ जैसे 15-20 इयर्स के बाद क्या होने लग पड़ता है, जो विंडो के शीशे होते हैं ना, ये मिरर लगे होते हैं, ये थिक होने लग पड़ते हैं बॉटम से, थिकनेस मोटे होने लग पड़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो होता है ये तो थिन ही रह जाता है जैसे का जैसा था, उससे भी कम हो जाता है, बट ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये थिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, व्हाई विंडो panes of some old houses are thick from bottom। तो क्या रीजन हो सकता है इसका? बताओ। बिकॉज ग्लास क्या है हमारा? अमोर्फस सॉलिड है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में, ग्लास हैज द टेंडेंसी टू फ्लो बट वेरी स्लोली। तो जैसे जैसे विंडो पे लाइट पड़ती जाएगी, टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, तो ये क्या करेगा, पार्टिकल्स जो होंगे ये नीचे फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जाके डिपॉजिट हो जाएगा नीचे, और यहाँ से ये थिक हो जाएगा, यहाँ से ये थिन हो जाएगा। ओके, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। मैम बट लाइट का क्या मतलब? लाइट से बेटा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, जो एटम्स होंगे है ना, वो डाउनवर्ड मूव करेंगे। वो डाउन ऊपर भी जा सकते हैं? ऊपर भी जा सकते हैं, बट हमने क्या पढ़ा, इसकी टेंडेंसी फ्लो और ग्रेविटी की वजह से तो वो नीचे आएंगे, है ना। हमें इट इज आल्सो कॉल्ड annealing। हाँ जी, annealing भी बोलते हैं। हाँ ये अच्छा। एक और चीज लिख लो, इनको हम बोलते हैं सीडो सॉलिड। सीडो मींस होल्स, है ना, होल्स सॉलिड। इनको हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स। इनको हम और क्या नाम दे सकते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, है ना। तो आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है अमोर्फस सॉलिड पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे रहेगा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमसे सुपर कूल क्यों बोलते हैं? सुपर कूल इसलिए बोलते हैं, वही ग्लास वाला आ जाएगा इसमें। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, एक तो क्वार्ट्ज वाला डिस्कस किया हमने, एक हमने अनिसोट्रॉपी वाला किया। मुझे दिखाना एक मिनट। आप लोग ना ये वाला टेबल 1.1 लर्न कर लेना अच्छे से, और ये जो थ्योरी पार्ट है ना, ये सारा इसी को शॉर्ट करके दिया हुआ है, इसी की समरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसी में आपका कवर हो जाएगा, जो आपने भी पूछा ना सुपर कूल वाला, उसी में कवर हो जाएगा। निकालो बुक में। सो फर्स्ट है, व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड, क्यों होते हैं रिजिड? बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो पार्टिकल्स टाइटली होल्ड होते हैं उसमें। स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, क्यों होती है? सेम वही रीजन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो क्या होगा, पार्टिकल रिजिड होगा, रिजिड होगा तो वॉल्यूम उसकी फिक्स हो जाएगी। ओके, सेम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग so they are rigid, rigid होगा तो क्या होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। थर्ड क्वेश्चन क्या हो, ओके, क्लासिफाई द फॉलोइंग अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, तो फर्स्ट है पॉलीयूरिथेन, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? दिस इज क्रिस्टलाइन, दिस इज अमोर्फस। तो बताओ, पॉलीमर के लिए यूज होता है ना पॉलीमर, तो कहाँ पे आएगा वो? हाँ जी, पॉलीयूरिथेन। नेक्स्ट क्या दिया है, नैप्थलीन, तो नैप्थलीन किसमें आएगा? अच्छा ये याद रखना, क्रिस्टलाइन सॉलिड में ना हमारे पास क्या क्या आते हैं, कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या आता है, दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 एटम्स, है ना, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, तो कंपाउंड भी इसमें आएंगे और एलिमेंट भी आएंगे। एलिमेंट क्या आता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एटम, एलिमेंट भी इसमें आएंगे क्रिस्टलाइन में, और कंपाउंड भी। अब जो हमारा नैप्थलीन है ना वो कंपाउंड है, बिकॉज कभी लैब में जाओगे ना तो वहाँ देखना नैप्थलीन की बोतल पड़ी होगी, ये हमारा नैप्थलीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज कंपाउंड, तो नैप्थलीन किसमें आ जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉल्यूट में। नेक्स्ट देखो, बेंजोइक एसिड, तो किसमें आ जाएगी बेंजोइक एसिड, क्रिस्टलाइन। हाँ जी, क्या आता है बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन कहाँ पे आएगा, है ना। नेक्स्ट पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ पे आएगा, KNO3। और क्या दिया आपको, सेलोफेन, सेलोफेन क्या होता है, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन होती है ना, कहाँ पे पढ़ा था आपने, डायलिसिस पढ़ा है, हाँ डायलिसिस में मेम्ब्रेन यूज करते हैं ना, तो सेलोफेन पॉलीमर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, चेयर्स बनी होती है PVC की, या पाइप्स होते हैं ना पाइपलाइन, तो वहाँ पे PVC की हम यूज करते हैं। तो ये अमोर्फस में हो गया, और क्या गिवन है आपको, ग्लास किस में आएगा, फाइबर किस में आएगा, हाँ जी, ठीक है। कॉपर एलिमेंट है ना, प्योर फॉर्म, कॉपर भी यहाँ पे आ जाएगा क्रिस्टलाइन में। मिला दो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ग्लास इज कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, क्यों बोला जाता है ग्लास को, मैंने अभी आपको बताया ग्लास हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो सुपर कूल्ड लिक्विड। सो क्या रीजन है इसका, ग्लास की जो टेंडेंसी होती है फ्लो करने की होती है ना, तो आप लिखोगे यहाँ पे सिमिलर टू लिक्विड्स, लिक्विड्स की तरह, यहाँ पे लिखो सिमिलर टू लिक्विड।
liquids, glass has tendency to flow. Tendency to flow. फिर आगे आप लिख दोगे दैट्स व्हाई विंडोज आर थिकर एट बॉटम, तो वो लिखकर सो दे आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। ओके, नेक्स्ट आपको पहचानना है इट इज वेदर इट इज आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक। तो क्या हिंट दिया उन्होंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू के साथ। तो जो आपका म्यू है इसकी वैल्यू क्या है, सेम वैल्यू along all direction, comment on the nature of the solid, what it show, would it show cleavage property। तो पहले तो मुझे बताओ सेम के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, आइसो। तो आइसोट्रोपिक कौन से थे, Eponymous. तो इनकी क्लीवेज प्रॉपर्टी कैसी थी, इररेगुलर। जब हम इनको कट करते थे तो क्या सरफेस आता था हमारे पास, इररेगुलर सरफेस, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो ये क्वेश्चन तो आपका नेक्स्ट वाले टॉपिक से है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी टाइम क्या हो रहा है, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हमने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, सिर्फ उन्हें स्टडी करना है, क्यों, बिकॉज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स जो एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। जो हमारे अमोर्फस वाले थे दे आर सूडो सॉलिड्स, फॉल्स सॉलिड, तो हमें इनके बारे में स्टडी नहीं करना। अब आपका जो पूरा चैप्टर होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड पे होगा। ओके, अब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, और बताओ कौन सी कैटेगरी होगी, आयनिक सॉलिड एंड Metallic solid. तो आपको यहाँ से क्या आइडिया मिल रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं। सो मॉलिक्यूलर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर में क्या क्या टाइप्स आ जाते हैं हमारे पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सेकेंड है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बताओगे। नो पार्शियल, हाँ, पोलर क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ऑलमोस्ट डिफरेंट, लाइक एग्जांपल कोई, HBr, HCl, HBr, एंड नॉन पोलर का बताओ कोई, रीजन क्यों है नॉन पोलर, because हाइड्रोजन वाले क्या जीरो होगा तो यहाँ पे ये
नॉन पोलर होंगे। तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना। तो पहले क्या था, ये इलेक्ट्रॉन जो थे हमारे ऐसे थे, सेंटर में प्रेजेंट थे दोनों के, बट हमें पता है, आपको ये पता है, फ्लोन, है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। एंड ऑल्सो क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर शिफ्ट करेगा, खींचेगा बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक डाइपोल जनरेट होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा क्या हो जाएगा, पोलर। नेक्स्ट नॉन पोलर क्यों होगा, बिकॉज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बिकॉज अगर सपोज इसकी 1 है तो इसके भी 1 है, दोनों सेम यहाँ पे लगाएंगे इंटेंसिटी, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो शिफ्ट नहीं होने वाले, वो तो सेंटर में रहेंगे, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट हो गया एज पोलर मॉलिक्यूल्स। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता था, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच। व्हाट इज द कंडीशन टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, there is requirement of one hydrogen bond and one electronegative atom, ठीक है, इनमें से कोई भी एक एटम होना चाहिए। एंड ये जो एटम होनी चाहिए, एक और कंडीशन, ये जो एटम होने चाहिए ये फर्दर अटैच होने चाहिए हाइड्रोजन एटम के साथ, जैसे ये देखो वाटर का केस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये बॉन्डिंग करेगा हाइड्रोजन के साथ, है ना। और ये हाइड्रोजन फर्दर फिर से अटैच है इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे आप स्ट्रक्चर्स बना सकते जो हो। हाइड्रोजन हाँ बॉन्ड जी, होगी हाँ जी। वो O और H के बीच में होगी, या फिर ये वाले OH वो कोवलेंट बॉन्ड होगी ना, दो कोवलेंट और एक हाइड्रोजन, ये वाले ये हाइड्रोजन है। जो नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन होगा उनके बीच में, यहाँ पे नहीं होने, या कोवलेंट होगी। हाँ ये कोवलेंट बॉन्डिंग है। बिकॉज पता क्यों नहीं हो रही, देखो ये हाइड्रोजन आगे फर्दर नहीं है ना अटैच किसी भी उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो ये तो सिंपल MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ओके। कोवलेंट सॉलिड में कौन से आ जाएंगे, CN कार्बन, कार्बन पता है ना कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं, डायमंड, कार्बन, ग्रेफाइट, फ्लोरीन आपने पढ़ा हुआ है, C16 है ना, C60, ये सारे क्या बनाते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक जॉइंट स्ट्रक्चर, काफी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बना के बताती हूँ डायमंड का, तो क्या होगा, ऐसे काफी सारे फर्दर स्ट्रक्चर्स बने होंगे, ठीक है, ये आगे एक्सटेंड होंगे, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होंगे आपके रूम, ये जो रूम है रूम जितने, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। वैसे ही जो हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर भी ऐसे होते हैं, अपनी बुक में देखो ये डायग्राम दिया हुआ आपको, निकालो, हाँ ये हमारा कार्बन का था, ग्रेफाइट का देख लो, ये हमारी बेंजीन रिंग होती है, ओके। तो ऐसे करके नीचे एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, से डायमंड में एक कार्बन हाँ जी। कार्बन के साथ लिंक होता है, हाँ जी। तो ग्रेफाइट में कितने के साथ होता है, ग्रेफाइट में भी ऐसे, जैसे कार्बन क्या बना रहा है, कार्बन बॉन्ड कितने बना सकता है टोटल, टेट्रा पहले ना, तो उतने ही बनाएगा, ठीक है। कार्बन की फैमिली में जितने भी आते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, वो सारे 4 बॉन्ड बनाते हैं, ओला टेट्रावैलेंट, ओके। ओके, आयनिक सॉलिड्स में एग्जांपल बता दो कोई, NaCl है ना, NaCl कॉमन एग्जांपल है। तो यहाँ पे फोर्सेस कौन सी होगी, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो जब यहाँ पे हमारे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कौन सी इंटरेक्शन होती है वहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ओके। तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा,
हाई हो जाएगा। ठीक है, अब मेटालिक का एग्जांपल बता दूँ। देखो मेटालिक के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कैटायन होता है, एंड बाकी हमारे पास पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के बारे में सुना? इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, हमारे पास मेटल प्रेजेंट है। सो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, राइट, होते हैं ना। तो क्या होगा, जब ये इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो ये लूज करके किस में चेंज हो जाएगा, एन पॉजिटिव में। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑल्सो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे काफी सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास। तो क्या टाइम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास, एंड इट वाज सराउंडेड बाय मैनी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, एंड दीज आर हाईली कंडक्टिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा कंडक्ट करते हैं ये। और एक और चीज याद रखनी आपको, कार्बन के कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ऑल कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर इंसुलेटर्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हर जगह एक्सेप्शन शो करेगा। रब करके लिखती हूँ, लिख रहे हैं। ये टेबल देखिए ना, सोचना नहीं है इतना बड़ा टेबल हम कैसे लर्न करेंगे। आपको बस रिलेट करना है कि इनमें फोर्सेस कैसी हैं। फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई हो जाएगा। अगर फोर्सेस वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ऐसे रिलेट करके चलना आपको। अब देखो क्या बता रही थी मैं, ग्रेफाइट जो होगा वो एक्सेप्शन शो करेगा, ये हर केस में एक्सेप्शन शो करने वाला है। क्यों शो करेगा, मैंने अभी क्या बोला, ऑल कोवलेंट इंसुलेटर्स, जितने भी होंगे इंसुलेटर्स होंगे कार्बन के कंपाउंड, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्यों कंडक्ट करेगा, रीजन, ग्रेफाइट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाया था ना, ऐसे करके ये चेन लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, देन ऐसे नीचे भी ये कंटिन्यू है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ऐसे ही। तो क्या होगा, यहाँ पे ना फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और ये सारे स्ट्रक्चर में रोटेट करता रहेगा, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्योरी क्या होगा, जब एक भी हमारे पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, वो कंडक्टर। ठीक है, मैम पूरे सॉलिड में सिर्फ यही होगा कंडक्टर? हाँ जी, इन वालों में, इन कैटेगरी में। ठीक है, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सिर्फ ग्रेफाइट कंडक्टर होगा, और क्या करेगा ये, मेल्टिंग पॉइंट में भी डिफरेंट नेचर शो करेगा। तभी मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया कि ये एक्सेप्शन होगी। दिखाओ, आपको टेबल बता देती हूँ, आपको ये टेबल करना है रिवाइज। देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकल नेचर में, तो ऑल आर हार्ड। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो, रफ करके लिखते हैं, ऑल कोवलेंट क्रिस्टल सॉलिड्स आर, यहाँ पे आप लिख रहे हैं हार्ड एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है नेचर। ठीक है, क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं हमसे। नाउ और कौन सी कैटेगरी लगी, हाँ ये देखो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे जो हमारे,
पोलर, ये मोलिकुलर सॉलिड में आते हैं, ठीक है। नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कैसी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं? कौन सी? नहीं बेटा, फोर्सेस आपने टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ा कभी? वैन डर वाल्स। हाँ, तो वहाँ पे कौन सी आ जाएंगी? लंदन फोर्सेस एंड डिस्पर्शन फोर्सेस। क्या होती है लंदन फोर्सेस? डाइपोल, लेट अस सपोज हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो आफ्टर सम टाइम इट विल एग्जिस्ट एज अ टेम्परेरी डाइपोल। तो क्या होगा टेम्परेरी डाइपोल में? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे एंड नेगेटिव नेगेटिव, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी डाइपोल। ठीक है, टेम्परेरी डाइपोल। अब ये टेम्परेरी डाइपोल क्या करेगा? सपोज इसके जो नेबर में ना एक और डाइपोल पड़ा हुआ है, तो इसका ये जो पॉजिटिव एंड होगा ये क्या करेगा? नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा ना। तो ऐसे ही चार्ज सेपरेशन हो जाएगी, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच में अब जो फोर्सेस लगेंगी ना, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड लंदन फोर्सेस। एंड हमें पता है लंदन फोर्सेस क्या होती है? वीक इन नेचर, है ना, वीक होती है। तो वीक होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा? लो हो जाएगा, है ना, मेल्टिंग पॉइंट इज लो। ठीक है, and all the molecular solids are insulator in nature. Molecular solids are insulator in nature. क्यों इंसुलेटर है? बिकॉज बहुत वीक फोर्सेस हैं और डाइपोल भी नहीं जनरेट हो रही, तो क्या होंगे? ये कंडक्ट भी नहीं करेंगे, इंसुलेटर से। नेक्स्ट है हमारे पास पोलर। पोलर के बीच में कौन सी फोर्सेस होनी चाहिए? डाइपोल। हाँ जी, डाइपोल डाइपोल। तो पोलर में आप HCl का एग्जांपल ले लो। आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो इस टाइप का होगा, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब फर्दर यहाँ पे HCl का पड़ा हुआ है, तो ये डाइपोल है बिकॉज यहाँ पे दो पोल जनरेट हो रहे हैं और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। ठीक है, अब इनका नेचर कैसा होगा? है तो ये भी वनडेरवाल फोर्सेस, तो क्या होगा? ये वीक इंटरेक्शंस, मेल्टिंग पॉइंट क्या आ जाएगा? लो। ठीक है, सबसे ज्यादा लो पोलर का होगा, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा हाई होगा पोलर का कंपैरेटिवली, बट होगा सभी का लो। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट इनसे इनके कंपैरिजन रहेगा हाई, बट एक्चुअली लो। उसके बाद है आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में मैंने बता दिया आपको कूलम्बिक इंटरेक्शन होती है, एग्जांपल भी पता लग गया आपको। अब इनका फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर कैसा होगा आयनिक सॉलिड का? हार्ड बट ब्रिटल, हार्ड बट ब्रिटल। ब्रिटल का क्या मीनिंग होता है? टूट जाते हैं। आप NaCl का क्रिस्टल हाथ में पकड़ना होगा तो हार्ड, पर जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे पीसेस में। ठीक है, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? मोल्टन स्टेट में क्या ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करेंगे? नहीं, कंडक्ट इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन और एक्वस। स्टेट, ठीक है, क्लोज है। लंबे
कोलम्बिक फोर्सेस जो हमारी ये एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में रेजिस्ट हो रही है, ठीक है। तो कोलम्बिक फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक की होती है टाइप की। अच्छा, अब मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये क्या हाई है या लो है? हाई है ना। तो आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड मेटालिक सॉलिड में एग्जांपल क्या हो गया? आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सारे आपके पास एग्जांपल हो गए। अब इनकी फिजिकल नेचर कैसा होगा इनका? फिजिकल नेचर क्योंकि मेटालिक है ना, तो मेटल तो हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, तो इनका फिजिकल नेचर हो जाएगा हार्ड और क्या? डक्टाइल एंड मैलेबल। व्हाट इज डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी? You will spread them into thin wires. मेटल को हम थिन वायर्स में स्प्रेड कर सकते हैं और हैमर से बीट कर करके थिन शीट्स में बना सकते हैं उसको, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी। लिखो। अच्छा, इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है मेटालिक सॉलिड की। हमने क्या पढ़ा था मॉलिक्यूलर सॉलिड में कि दे विल कंडक्ट इनटू ओनली इन मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट, बट इनका क्या होता है? दे विल कंडक्ट इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट। तो क्यों कंडक्ट करते हैं सॉलिड में भी? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़ा तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनकी बॉन्डिंग का नेचर कैसा हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट का मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा इनका? हाई। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बिकॉज आपने ऐसे सपोज करो हमारे पास दो मेटल के बीच में कोई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो वो जो बॉन्ड होगा वो मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच की बॉन्डिंग जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है फेयरली हाई, बिकॉज मेटालिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। नेक्स्ट है कोवलेंट वाले के हमने एग्जांपल पढ़ लिए, कोवलेंट वाला तो डिस्कस कर लिया, ठीक है। इंसुलेटर है, ऑल आर इंसुलेटर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो ये जो एक्सेप्शंस होती है ना, ये एग्जाम में बड़ी पूछी जाती है। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा जाएगा, हमेशा एक्सेप्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें से कोई डाउट है? कुछ पूछना हो एक बार देख लो सारा, फिर हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। स्टार्टिंग से देख लो, आइसोटोपिन, आइसोट्रोपी, सुपरकूल लिक्विड, अमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन का कोई पॉइंट पूछना हो। कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो? कोई टर्म नहीं समझ आई हो दोबारा से पूछ लो। तो ऑल इज क्लियर। घर में जाके एक बार रिवाइज करना, नहीं आएगा तो समझ तो कल पूछ लेना, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन निकालो, कैटेगराइज्ड करना है, तो ये कैटेगराइज वाला क्वेश्चन करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉलिड ए इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट and melt extremely high temperature
व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट? सो आंसर करोगे? इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है सॉलिड में। तो कौन से थे जो सॉलिड में इंसुलेटर थे एंड मोल्टन स्टेट में कंडक्ट कर रहे थे, कौन से थे वो? क्वेश्चन है, आपके पास एक सॉलिड है, ओके, एक सेकेंड। सॉलिड इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे आपका जो, हाँ जी, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर है, नहीं, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर है एंड मोल्टन स्टेट में, हाँ, मोल्टन स्टेट में कंडक्टर है। कौन सा जगह ये? टेबल देखो पहले अपनी बुक में। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होना चाहिए सॉलिड स्टेट में। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, यहाँ पे भी मोल्टन में भी क्या कर रहा है वो? इंसुलेटर ही है, इंसुलेटर ही है। ठीक है, अब बताओ कौन सा है? हाई टेम्परेचर भी है। कोवलेंट, देखो कोवलेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इसका आपको एक एग्जांपल देना है, तो ये है कोवलेंट। एग्जांपल दे दो, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन टाइप्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मैलेबल एंड डक्टाइल? कौन से थे मैलेबल एंड डक्टाइल? मेटालिक, हाँ, मेटालिक आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई इसका? चलो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कल की क्लास में डिस्कस, ठीक है? तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट है तो भी पूछ लो। तो हमारे नोट्स में ना आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इंडेक्स क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है? देख लो एक बार नोट्स को, यहाँ पे आपको एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, एग्जाम्पलर है। अगर आपके चैप्टर में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप एग्जाम्पलर को खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? एग्जाम्पलर में सारे एमसीक्यू हैं, थ्योरी वाला पोर्शन तो मैं करवाऊंगी आपको, साथ में एमसीक्यू भी चलेंगे एंड उसके बाद आपके आप मेडिकल, नॉन मेडिकल, ओके। तो लास्ट में देखो यहाँ पे नीट के भी दिए हुए हैं नोट्स हमने, हम आपको नीट के भी नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे एंड जेईई एग्जाम्स के भी, ठीक है? तो ये भी साइड बाय साइड चलता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपके एनसीईआरटी के कंसेप्ट क्लियर करने हैं, बिकॉज यहाँ से ही एनसीईआरटी से ही आप जो है 90 अबव स्कोर कर सकते हो, ठीक है? बाकी जो आप एक्स्ट्रा एग्जाम्पलर वगैरह पढ़ोगे, ये मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, एग्जाम्पलर पढ़ने के बाद आप हो सकता है 100 तक स्कोर कर लो, और करते हैं बच्चे। एंड बाकी कॉम्पिटिटिव के लिए तो हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है? जैसे एक चैप्टर में हमारा सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, फिर उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव पे मूव करेंगे, ओके? उसको आप उसमें से आपको क्या करेंगे, हम टिप्स बता देंगे, कुछ ट्रिक्स बता देंगे कि आप एमसीक्यू कैसे सोल्व करो, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, वेस्ट नहीं करना टाइम, तो ये सब बताएंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास, थैंक यू।